विक्ट्री क्लासेस पावन धरा पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। ठीक साहब? हाँ, तो लास्ट टाइम हमने क्या बातें की थी? 10.1 के बारे में बात की थी। हाँ, 10.1 के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था कि कोड क्या होती है, जीवा वगैरह है ना, और रेडियस, इन सब की बातें की थी। अब उस प्रैक्टिकल पे हम क्वेश्चन करते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, अगर याद हो तो, भूले नहीं होता है ना, कि कोई भी सर्कल होता है और सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है, नहीं यार, वृत्त के ऊपर कोई स्पर्शिका होती है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यानी त्रिज्या और स्पर्शिका एक दूसरे के साथ लंबवत होते हैं, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक साहब? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम 10.2 है जो सॉल्व कर देंगे इसका। ठीक साहब? चलें आगे। ओके, अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जान कौन होती है? फोटो। तो ध्यान रखना, सारा फोकस डालना हमने फोटो पे। ठीक साहब? फोटो बनाएंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझेंगे अपन। फ्रॉम पॉइंट Q, हमें नहीं पता Q कहां है, ठीक है, ये पता है कि पॉइंट Q है। तो कोई पॉइंट Q है, Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहा है, ये पता पड़ गया। तो हमने बनाया सर्कल और कोई पॉइंट बना जाए ये। ठीक साहब? अब सुनना, वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी किसी पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 है। सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहा है किसी पॉइंट Q से, तो उसकी लेंथ कितनी है? 24 है। चीज समझ आ रही ना? हिंदी में भी आपको समझ आ जाएगी आराम से, बुक की पहली लाइन में ही, ठीक है, कि किसी बिंदु Q से वृत्त के ऊपर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, किसकी डिस्टेंस? Q की डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q कहां से? फ्रॉम सेंटर, यानी सर्कल के सेंटर से, तो सेंटर यहां होगा भाई, तो सर्कल के सेंटर से जो Q की डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 हो गई। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अभी तक सब क्लियर है? ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल अपने को फाइंड करनी है। द रेडियस ऑफ सर्कल अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। ये चीज अभी तक हमें पता पड़ गई। ठीक साहब, ये ठीक है। हाँ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है आराम से? कि वापस हम रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी किसी पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल के ऊपर, टेंजेंट बना दिया सर्कल के ऊपर, वो 24 है। ठीक है साहब? और जब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ Q, यानी Q की जो डिस्टेंस है कहां से? फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? 25 बना दी। अब इन्होंने कहा द रेडियस ऑफ सर्कल इज, यानी रेडियस ऑफ सर्कल एक्सपेंशन क्या होगी? ठीक है, हिंदी मीडियम में यही बात है, कोई नई बात नहीं है, कि किसी बिंदु Q से वृत्त के ऊपर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है और उसी बिंदु की केंद्र से दूरी 25 है, तो त्रिज्या का मान क्या होगा? फोटो समझ में आ गया? फोटो समझ में आ गया? आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो देखो अभी हम आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो इस काम बनेगा, बाकी बन नहीं सकता। ठीक साहब? यानी कि हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, नाम दे सकते हो आप, ठीक है, नाम दे सकते हो अच्छा सा, ए और बी, जो आपको अच्छा लगे हो। मैंने ए भी दे दिया, ठीक है। तो आप आराम से ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी क्यू इज इक्वल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक साहब? क्यों है इसका रीजन आपको जरूर लिखना, ब्रैकेट के अंदर रीजन लिखना है। रीजन लिखना है क्योंकि AB is perpendicular to BQ। ठीक साहब? AB और ये BQ परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। तो रेडियस हमने परपेंडिकुलर बना दी टेंजेंट के। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके, तो अब हमें पता पड़ गया कि बाय PGT, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस से। अब पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर। चलो बेस कितना हो गया बोलो? ऐसा है, नॉर्मली ऐसा चलता रहता है, ऐसा जोड़ नहीं देना। हाँ, तो आपको क्या है, इसको ट्रायंगल को ऐसे देखना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर देता हूं तो ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आधार हो गया और ये चीज क्या हो गई? लंब हो गई। तो ये जो बचेगा वो अपना फ्रंट हो गया। तो मैंने वही लिख दिया कि आधार स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BQ का स्क्वायर और इज इक्वल क्या हो जाएगा? AQ का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको चीजें बहुत इजी और आसान में समझ में आ रही। ठीक साहब?
इस तरीके से काम बनेगा। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB? AB तो हमारे सामने पता ही नहीं है, AB तो फाइंड करना। आप AB को क्या मान सकते हो? रेडियस। भाई AB क्या है? त्रिज्या रेडियस है, तो मैंने R लिख दिया। आप AB को AB रखना चाहते हो तो इशू नहीं है, AB का AB लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने R लिख दिया। अब BQ क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर करो फटाफट, क्या होता है? और AQ कितना है? 25। ये 25 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है जनता को? नहीं है, ठीक है साहब। अब R स्क्वायर हमने कर दिया, यूं का लिख दिया, ठीक है, प्लस अब हमें लिखना है 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता? 576। ये 576 लिख दिया, इज इक्वल 25 का स्क्वायर 625, 625 लिख दिया। चलिए साहब, अब प्लस का जो 576 है वो कहाँ जाना चाहिए बताइए? ठीक है, चला गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? करो माइनस। 49। तो ये आ गया 49। कितना आ गया? 49। और हमें पता है स्क्वायर हटता है, और स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? रूट लग गया, और इसका रूट 7। तो आप वापस बोलेंगे हमारे साहब आपने तो सीखा है कि रूट हटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है। तो मुझे बताओ R क्या रेडियस है? क्या रेडियस कभी नेगेटिव हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए हम ओनली 7 आंसर ले लेंगे, ठीक है। यूनिट आपको लगानी, सेंटीमीटर पीछे लगा देना। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई डाउट रहा है इसमें? इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट लगा, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, सारा फोकस इस पे है बस। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। उम्मीद करता हूं यहां पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर। आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक साहब। चले आगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक साहब। चलिए ओके, कोई इशू नहीं। इसमें तो फोटो भी अपने को रेडीमेड मिल गया, बना बनाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इन फिगर, हाँ, अपना जो फोटो है उसे इंग्लिश में ऐसा फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक साहब, ठीक है। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, तो आप देखो TP और TQ क्या टू टेंजेंट दिख रहे हैं आपको? क्या टू टेंजेंट? अगर नहीं दिख रहा तो विजिबिलिटी में अच्छी लाता हूं। ये T है, ये P है, और ये Q है, ठीक है। तो आपको दिख गया कि TP और TQ टू टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ, ठीक है। TP और TQ वृत्त पे ऊपर दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है साहब। फिर आगे क्या कहानी बनी? सेंटर वो है, दे रखा है POQ 110 डिग्री हमें दे रखा है। तो हमने देख लिया POQ हमारा बिल्कुल मार साहब ये एंगल दे रखा है, ठीक है साहब। देन PTQ इज इक्वल, अपने को क्या फाइंड करना है? PTQ ये वाला फाइंड करना है। कैसे करते हैं? अभी हम आगे चलते हैं, इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज जानता हूं ना, एक चीज ये जानता हूं कि ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है, क्या लिखना है कि OP जो हो जाएगा, OP इस परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा? PT के हो जाएगा। रीजन लिख दोगे? रीजन क्या हो जाएगा कि आपकी जो त्रिज्या है, कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? टेंजेंट, स्पर्श रेखा के। ये रीजन लिखना जरूरी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ओनली इंग्लिश लिख लें, R परपेंडिकुलर टेंजेंट, और हिंदी मीडियम वाले जो आप हैं वो त्रिज्या स्पर्श रेखा ऐसा लिखना है बस, ठीक साहब। चलो आगे। तो इससे क्या होगा मुझे बताओ, इससे क्या हो गया? अगर ये OP और PT परपेंडिकुलर हो गया तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे क्या प्रूव हो गया बताइए? समझ आ गई बात? कि आपका जो P है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। अच्छा हमारे साहब, ऐसे तो फिर OQ परपेंडिकुलर किस पे होना चाहिए बताइए? QT, ठीक है। हाँ, तो OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा QT के, ठीक है। तो शगुन का नाम आ गया, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एंगल जो Q है, एंगल Q कितना डिग्री हो जाएगा शगुन? 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। OQ परपेंडिकुलर किसके? QT, ठीक है। चले आगे, ठीक है। हाँ, अब आप सुने, हाँ, कुत्ती नहीं QT। हाँ, अब सुने आप। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं ना अगर इस फोटो को, तो इसमें मुझे एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल,
4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज फिगर विद 4 साइड। तो ये दिख रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, त्रिभुज जो होते हैं, ट्रायंगल जो होता है, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? अंतःकोणों का योग। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? 360। तो सुनना, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एंगल P प्लस एंगल सेंटर पे क्या है, O है, एंगल Q प्लस एंगल Q और प्लस एंगल T इज इक्वल कितना हो जाएगा? 360। आपको रीजन लिखते हैं ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। आप अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ, एंगल P की जगह कितना लिख सकता हूँ? एंगल O 110 Q 90 और T हमको फाइंड करना, समझ गए? अब प्लस कर दो 90 इसको, तो ये हो जाएगा आपका 290। ठीक से आप चलो, तो चीज समझ में तो आ गई आपको, ठीक है। अब प्लस का 290 उधर जाएगा माइनस 290, और अगर आप ये चीज सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अभी जो आपका एंगल T है ना, एंगल T का ही तो नाम है PTQ, समझ आ गई बात? तो मुझे बताइए आराम से, तो अपना 70 आ गया, और 70 जो हो जाएगा इसमें अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई सबको? क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। जो अभी तक हमने पढ़ा ना क्वेश्चन आपका का सेकंड, सेम फोटोकॉपी सवाल है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अच्छा जो अभी हमने क्वेश्चन सेकंड किया था उसके अंदर आपको क्या फोटो दे रखा था, और यहाँ पे फोटो नहीं दे रखा, इतनी सी बात है बस, ठीक है। अगर फोटो बना लिया तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, आप खुद ही कर सकते हैं आराम से। फोटो बना लेते हैं, ठीक है। सुनिए, इफ टेंजेंट PA एंड PB, तो PA और PB दो टेंजेंट है, तो कॉमन सेंस मुझे पता पड़ गया कि P से कोई टेंजेंट आ रहे होंगे, इसीलिए तो PA और PB टेंजेंट हो गए, ठीक है। कैसे हो गया देखते हैं। ये सर्कल बना गया, ये बाहर कोई पॉइंट P ले लेता हूं, तो इस एक टेंजेंट A आ रहा है और एक टेंजेंट A से आ रहा है, तो बताओ ये PA हो गया एक टेंजेंट और PB दो टेंजेंट हो गए, तो हमें पता पड़ गया कि P पॉइंट से कोई टेंजेंट आ रहा है, ठीक सा। तो PA और PB जो है वो टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर O, यानी कि सर्कल का सेंटर कितना है? O है, तो ये हो गया O। इस तरीके से कहानी बन गई, ठीक है। इंक्लाइन टू ईच अदर, यानी कि झुके हुए हैं ना, इंक्लाइन है, झुके हुए हैं, ईच अदर यानी एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसा है, दूसरा टेंजेंट ऐसा, ये झुकाव ही तो दोनों टेंजेंट के बीच में कितना झुकाव है वही तो है। तो ये इंक्लाइन हो गया ना, कि कितना इंक्लाइनेशन है इनके बीच में, इस तरीके से। तो दोनों कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? 80। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और सब 80 डिग्री का इंक्लाइन हो गया, ठीक साहब। तो ये जो हो गया वो कितना हो गया? 80 डिग्री। चीज कंप्लीट है आराम से, यहाँ तो कोई इशू। बस अब उसने क्या पूछा है, देन POQ इज इक्वल टू, तो POQ फाइंड करना है, कहाँ POQ, सॉरी POA फाइंड करना। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक लाइन करते हैं, इस चीज को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता पड़ गया, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, आपको ध्यान से वापस देखना है, कहानी सुननी कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे अगर नॉर्मल से आएगा, आपको ये दिया होता ना, ओनली ये पूछा होता तो आप आराम से पता लगा सकते, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही था, ठीक है। इसके अंदर क्या ये 90 हो जाता, ये भी 90 हो जाता, और ये दे रखा है 80, तो अपन 90 प्लस 80 को 360 में से माइनस कर देते, 360 में से, और ये आ जाता, आराम से आ जाता। अभी हमें क्या इसका हाफ पूछा है, तो तुम बोलोगे हाफ कर दो, लेकिन कहीं भी ये क्लियर नहीं है ना, ज्योमेट्री के अंदर हर चीज क्लियर होनी चाहिए। कहीं पे भी ये अपने को बोल ही नहीं रखा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन बाइसेक्ट करती है, तो अपन इन दोनों को इक्वल नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कि आप इसको निकाल लो हमारे साथ, ठीक है, ये आ गया अपना 90, सपोज 90 आ गया, तो आप इसको 45 इसको 45 मान लो डायरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले अपने को क्या लाना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा हाँ दोनों इक्वल होते हैं, तब जाकर के हम आराम से काम कर सकते हैं, समझ गए। इसलिए तो हम इक्वल कैसे लाएंगे देख लेना। तो मैं करता हूं इस ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को कंपेयर करता हूं। तो ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है, यानी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मैं चीजें देख रहा हूं क्या होता है OAP और OBP में। मुझे पता पड़ गया कि OA इक्वल OB होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो
होता क्या है, जब दो ट्रायंगल हो ना, दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई तीन तीन चीज इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, एकदम इक्वल। अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो मुझे पता पड़ जाएगा इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल ही होगा। समझ गए? दोनों ट्रायंगल के सब पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने देखा ओ इक्वल ओ भी हो गया। क्यों है? क्यों है? रेडियस है ना, इसलिए एक ही सर्कल की, मैंने आपके सामने को सर्कल ले लिया, ये रेडियस ये और ये जितनी भी रेडियस होगी सब इक्वल होती नहीं होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सर्कल, एक ही सर्कल की सब रेडियस इक्वल होती है, तो ओ ए और ओ बी इक्वल। एक चीज अब पी ए इक्वल पी बी होगा, तो ध्यान रखना पी ए इक्वल पी बी। ऐसा क्यों हो गया कि कोई भी सर्कल होता है ना, किसी एक ही पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो ही बन सकते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। एक ही पॉइंट से बने टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। एक ही बिंदु से खींची स्पर्शिका सदैव बराबर होती है। आप कहीं भी ले लो, ये ले लिया, ये लो एकदम पास में ले लिया पॉइंट, तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये भी होगी। समझ रहे हो? ये ले लिया सर्कल, ये बहुत दूर ले लिया, ये जितनी लेंथ होगी उतनी ये भी होगी। ठीक साहब, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए पी ए और पी बी इक्वल होगा नहीं होगा ये बताओ पहले मेरे को। हो गया? तो ये आपको लिख देना है। और एंगल बी और एंगल बी, हाँ, एंगल पे जा ही नहीं रहे ना अपन, साइड पे चल रहे हैं। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, यानी कि ओपी ओपी समान बिंदु से खींची गई स्पर्शिका है। तो आप लिख देना पूरा खींची गई, मैं स्पर्शिका लिख देता हूँ। ठीक है, तो सुनना देखो, ओपी एक एक साइड इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल हो गई, और ओपी इक्वल ओपी भी तो हो जाएगी। कॉमन लाइन, ओपी ओपी क्या हो जाएगा? कॉमन। हाँ, उभयनिष्ठ। ये रीजन आपको लिखने हैं ना, हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में लिखने और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखने, मैंने दोनों चीज लिख दी। तो मुझे बताओ यहाँ क्या हो गया, बाय कौन सा रूल लग गया? साइड साइड साइड, एस एस एस। तो आपका जो ट्रायंगल होगा ओ ए पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ओ बी पी के। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे पता पड़ गया कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही इसका काम था कि हमें एंगल प्रूव करना था इक्वल। ठीक साहब, यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोलो कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई। कंप्लीट यहां तक तो आ गया। हाँ, तो इससे क्या प्रूव हो गया मुझे बताओ? दोनों में बराबर। एंगल ए ओ पी किसके इक्वल हो गया? बी ओ पी। ए ओ पी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? बी ओ पी। बस यही हमें प्रूव करना था ताकि आप दिमाग लगा पाए। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब वही करना है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, अब आप पता लगा लो ना आराम से। आपको पता है कि एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा? 360। क्योंकि ये और ये चारों एंगल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा पूरा। ठीक है, तो अब आप वैल्यू रख दो, ये कितना हो जाएगा? ये तो हम निकालेंगे। एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल पी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और इज इक्वल 360 एज इट इज। तो प्लस कर दो इन सबको, कितना आएगा? यही कंप्लीट यहां तक। तो अब अगर मैं इसको लेस करता हूं 260 है ना, 260 होगा, और प्लस का 260 उधर गया तो माइनस 260। तो इसको माइनस करो तो कितना आ गया? देखो, अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करते पहले तो आप यहाँ के फिर आप मर्जी से बोल देते कि अगर ये 100 हो रहा है ना, आप क्या बोलते हैं कि अगर कॉमन सेंस ये 100 हो रहा है तो ये 50-50 मान लेते हैं। तो मर्जी से नहीं मान सकते, हम वो लिया है कि दोनों इक्वल होंगे, है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अब जो एंगल ए ओ पी बोला है, ए ओ पी बोलो या पी ओ ए बोलो, एक ही बात है वो। ठीक है, तो इन्होंने जो एंगल पी ओ ए बोला है वो पी ओ ए कितना डिग्री हो जाएगा? तो एंगल पी ओ ए जो हो जाएगा वो अब कितना हो सकता है? 50 डिग्री हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे हम? ए टिक। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? क्लियर है कंफ्यूजन? तो आपको ये ध्यान रखना, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पहले जरूरी है। ठीक है, आधा काम नहीं करना। थैंक यू।